ट्रंप सरकार ने हाल ही पर भारत पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चीन को फायदा भारत की वजह से मिल रहा है और यह फायदा उठाया जा रहा है अमेरिका से। तो आखिर अमेरिका का नुकसान क्या हो रहा है और भारत पर आरोप क्यों लग रहे हैं और चीन ऐसा क्या फायदा उठा रहा है, सारी बातों को समझते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि अमेरिका बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगा रहा था और एक टैरिफ वॉर चल रहा था। एक नया वर्ड सामने आया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ। ये सब क्या है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कोई सामान $100 में चीन में बना और वो $100 में चीन में बिकने के लिए रेडी है। एक उदाहरण के लिए, सारे आंकड़ों पे मत जाइए, $100 में वो चीन में बिक रहा है, लेकिन अब उसे अमेरिका में बेचना है। तो मान लीजिए कि 50% का टैरिफ अमेरिका ने चीन पर लगा दिया है, यानी कि वो सामान अब अमेरिका में 50% का टैरिफ ऐड हो जाएगा। तो 100 प्लस 50, वो 50% किसको जाएंगे? अमेरिका के सरकार के पास जाएंगे एक रेवेन्यू के तौर पर। लेकिन उस सामान की कीमत अब तो $150 हो जाएगी, क्योंकि $50 वहां पे भरने पड़ गए चीन के व्यापारी को। तो $150 उसकी कीमत हो गई, जिसमें $50 जो था वो सीधे सीधे टैरिफ था जो अमेरिका को मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि चीन अपना सामान डायरेक्ट अमेरिका को ना बेचे, बल्कि वो किसी ऐसे देश में लेके जाए अपना सामान और वहां पे कुछ पैकेजिंग में बदलाव करे और वो ये दिखा दे कि ये सामान मेड इन चाइना तो है ही नहीं, ये सामान तो मेड इन अमेरिका, मेड इन इंडिया है या मेड इन थाईलैंड है, इस प्रकार से दिखा दे, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे में अगर चीन पर हो सकता है किसी खास सामान पर 50% का टैरिफ लग रहा था, लेकिन भारत में शायद वो टैरिफ ना के बराबर था, 10% था या 20% था या 25 था, तो कहीं ना कहीं तो $1 $25 की तो फायदा हुआ, यानी $25 तो बचाए किसी ने। तो वो सामान अमेरिका के बाजार में ज्यादा कीमती या ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो वहां के लोग भी उस सामान को ज्यादा खरीद पाएंगे। तो उससे वहां चीन के व्यापारी को भी फायदा होगा, अमेरिका के ग्राहक को भी फायदा होगा। लेकिन नुकसान किसका होगा? प्रशासन का, जो कि वो टैरिफ लगा के खूब सारा पैसा इकट्ठा कर रहा था। तो आरोप अब लगे हैं भारत पे, और सिर्फ भारत पे नहीं, 40 ऐसे देशों की पूरी सूची आई है और कुछ देश हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये कहीं ना कहीं चीन की मदद कर रहे हैं। और सीधे सीधे उनको एक ही कैटेगरी में नहीं रखा है, हर किसी को कैटेगरी ए बी सी यानी कि अलग अलग कैटेगरी में रखा है। और भारत को अमेरिका ने सबसे खतरनाक कैटेगरी में रख दिया है, जिसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को भारत से है इस मामले में, टैरिफ को जो बचाया जा रहा है उस संदर्भ में। अब चलिए सारी बातों को समझते हैं। मैंने तो शॉर्ट में सारी कहानी बता दी है। ट्रंप प्रशासन की रिपोर्ट आई, द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। 40 प्लस देशों का इसमें नाम आया और कहा गया कि शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क का ये हिस्सा है। अब ये ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क क्या है? वही मैंने बोला कि सामान जो किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन किस देश में था, उस देश के से डायरेक्ट उस देश में नहीं बेचा जा रहा है, बल्कि घुमा के ले जाया गया, ये ट्रांसशिपमेंट हो रही है। तो भारत को इस सूची में शामिल किया गया और चीनी माल का असली मूल छुपाकर अमेरिका भेजा जा रहा है। अब इसमें सारी बात को समझिए कि यह चर्चा अभी क्यों महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के साथ में एक नया ट्रेड डील करना चाहता है, जिसमें भारत ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहता है। अब भारत को सबसे ऊंची जोखिम टीयर 1 में अगर रख दिया गया, यानी कि ये कहा गया कि भारत से सबसे ज्यादा अमेरिका को खतरा है इन सब मामलों में, टीयर 1 2 3 ऐसे करके हैं। तो अब चूंकि भारत को सबसे ज्यादा खतरे का बता दिया, यानी कि हो सकता है कि अब जब ट्रेड डील हो भारत और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका भारत पे एक शर्त थोपे और कहे कि इस तरह से जो अब चीन अपने उत्पादों में टैरिफ बचा रहा है, उस मामले को, उन सभी चीजों के या उन उत्पादों को लेकर के भारत सख्ती बरते अपने देश में, जिससे कि फायदा भारत का चीन ना उठा पाए। तो डायरेक्ट सरकार मदद नहीं कर रही, बल्कि एक प्रोसेस है जिससे मदद हो रहा है और बहुत लीगल तरीके से ये मदद हो पा रही है, ऐसा कहना है अमेरिका का। क्या है वो भी बताता हूं। तो टैरिफ और ट्रांसशिपमेंट, इसको समझिए। विदेशी सामान पर लगने वाला आयात शुल्क है जो अमेरिका वसूलना चाहता है। अब ट्रांसशिपमेंट क्या हो गया कि चीन में जो माल था तीसरे देश में गया और वहां से फिर भारत गया। अब बीच में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो सामान सीधे, ऐसा नहीं कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कि ये टेप है, ये टेप बना कहां? चीन में, और ये भारत लाया गया, अब भारत से इसको वैसा का वैसा बेच दिया गया। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये टेप खुले उस पे आए, खुले टेप आए बहुत सारे, फिर यहां पे उसकी पैकेजिंग हो। अब पैकेजिंग और लेबलिंग हो गई है तो उसके बाद फिर उसको बेचा, यानी कि हल्के फुल्के उसमें चेंजेस होगा। कुछ तो भारत में आया है तो उसमें कुछ उत्पादन में बदलाव होगा, लेकिन अंतिम जहां पे बदलाव हुआ है वहां पे लिख दिया गया, जो कि भारत में हुआ है तो लिख दिया गया इसमें मेड इन इंडिया। तो अब इस पे वो टैरिफ नहीं लगेगा जो बड़ी मात्रा में चीन को पर अमेरिका ने लगाया था। ये पूरा मसला है। तो यहां पर इससे अमेरिका बोल रहा है कि चीन बचेगा। अब मैंने बताया 3 टीयर हैं, टीयर 1 2 3। तो जैसे टीयर 1 में भारत, मैक्सिको, कनाडा और ईयू है,
इनको टीयर 1 में क्यों रखा है, और कह रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पे बड़े व्यापार में छुपा है खतरा। और क्या खतरा, जैसे देखिए ये वो देश हैं, भारत, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, ये वो हैं जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार करता है अमेरिका। आप किसी से बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार होता है तो वहां पे बड़े अमाउंट को लेकर के तभी तो कुछ गड़बड़ की आशंका ज्यादा होगी। जहां पे व्यापार ही कम होता है तो वहां पे कितना कोई टैरिफ बचाया जा सकता है। तो जहां ज्यादा व्यापार हो रहा है, टैरिफ बचाने का डर उन्हीं देशों को लेकर के कि उनसे कोई दूसरा देश, चीन जैसा देश, फायदा उठा सकता है, तो इनको खतरे की सूची में डाल दिया है। टीयर 2 में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड। टीयर 2 का मतलब ये है कि ये वो देश हैं जो चीन के ज्यादा नजदीक हैं। चीन के ज्यादा नजदीक हैं, इसका मतलब है उनका कहना है कि यहां पे सीधे तौर पर हो सकता है ये देश चीन की मदद कर रहे हो। और एक है कंबोडिया, पनामा, यूएई, इनको तीसरे नंबर पे रखा है। और इसमें कमजोर सीमा शुल्क जांच, यानी कि यहां पे जो है सीमा शुल्क कमजोर है, यहां जो उत्पाद आता है उसकी जांच कम होती है, तो सीधे सीधे यहां कोई देश में सामान पहुंचता है तो उसको आसानी से अमेरिका में बेचा जा सकता है, इसलिए टीयर 3 में है। अब बात आती है कि आंकड़ों को देखें तो 2025 में 67 अरब डॉलर का माल जो था मैक्सिको, भारत, वियतनाम से ट्रांसशिप हुआ, और इसमें अमेरिका को 28 अरब टैरिफ राजस्व का नुकसान हुआ, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसमें। अब यहां पे ये तो अंदाजा लगा रहे हैं कितना नुकसान है। और इसी के साथ ही एक नया टर्म इस बार सुनने को मिला है, अगली सिस्टर सिटीज। हमने कई बार, आपने करंट अफेयर पहले पढ़ा होगा तो एक टर्म सुना होगा, सिस्टर सिटीज। जैसे कि कहा जाता है सिस्टर सिटीज में कि दो देश, जैसे मुंबई हो गया, शंघाई हो गया ना, अहमदाबाद, शंघाई, दो देश हो गए जो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, ऐतिहासिक रूप से, तो उनको सिस्टर सिटीज कहा जाता है। ये पॉजिटिव वे में कहा जाता है। लेकिन यहां पे तो अमेरिका ने अगली सिस्टर सिटीज कह दिया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से गलत तरीके से पेश करने की बात आई कि जो भारत का पुणे, गुजरात, चेन्नई औद्योगिक गलियारा है उसको अगली सिस्टर सिटीज कहा है, यानी कि वो सब शहर हैं जो मिल करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहां पे ऐसे उत्पाद चीन से आते हैं जिसकी पैकेजिंग होती है और अमेरिका में जाती है। जैसे उदाहरण दिया पंप कंप्रेशर का, और दूसरा दिया जो वाटर पंप का। तो इसमें होता यह है जैसे कि वो वाटर पंप यहां पे आया, यहां पे उसकी थोड़ी सी असेंबलिंग हुई और उसके बाद बेच दिया गया, जैसे मैंने आपसे बताया था। तो इसको लेकर के आरोप लगे। अब उसके बाद बात आती है भारत ने इसमें क्या कहा है। तो भारत की नई दिल्ली में एक संस्थान है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसने कहा कि देखिए ऐसा है, आप जैसे पंप का ही उदाहरण ले, लिक्विड पंप की बात करते हैं, तो भारत ने दुनिया को 1.61 अरब डॉलर का लिक्विड पंप निर्यात किया था 2026 में, यानी कि 2025-26 में। अब इसमें से सिर्फ 41.45 करोड़ रुपए अमेरिका को इतने का माल निर्यात किया। अब 41.45 करोड़ का माल निर्यात किया अमेरिका को, लेकिन चीन से खरीदा था सिर्फ 32.64 करोड़ का, और दुनिया को तो बेचा है 1.61 करोड़ का। इसका मतलब यह हुआ जितना चीन से खरीदा है उससे ज्यादा का माल तो उसने अमेरिका में ही बेचा है, और उससे भी कहीं ज्यादा माल उसने दुनिया को बेचा है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जितना चीन से खरीदा उतना ही पंप था, पंप तो उससे ज्यादा थे, यानी कि भारत में बहुत सारे पंप बने बड़े अमाउंट में, और जिसकी कीमत बड़ी ज्यादा थी, कुल मिला के 1.61 अरब डॉलर। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में भी बन रहे हैं, एयर पंप हो या पानी पंप हो, जब वो बन रहे हैं तो ये आरोप लगाए आप कि आप चीन से खरीद के भारत बेच रहा है, तो ये निराधार हो जाता है। ये तर्क दिया गया है, और ऐसे और तर्क दिए गए हैं। देखिए, एक बात यह है कि अमेरिका ने सारे आरोप क्या लगा दिए इस तरह से कि जो भी उत्पाद चीन से आ रहा है अमेरिका, भारत में, और उसकी पैकेजिंग होके अमेरिका में बेचा जा रहा है, तो टैरिफ बचाया जा रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कुछ और सामान हो सकता है, लेकिन मैं सबसे सरल उदाहरण देता हूं कि भारत ने मान लीजिए आटा खरीदा चीन से। अब वो आटा खरीदा चीन से और यहां पे बना दिया उसका ब्रेड और उसको बेच दिया अमेरिका को, तो क्या भारत चीन के लिए टैरिफ बचाने का काम कर रहा था या वैल्यू एडिशन कर रहा था? तो यहां पे वो वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी गई उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके। तो ये मूल्यवर्धन को भी अमेरिका अपनी रिपोर्ट में दरअसल उसी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा, आरोप लगे कि आप ये टैक्स या टैरिफ बचाने की कोशिश है, जबकि सारे उत्पादों को आपने एक ही उसमें रख दिया है, तो ये गलत हो जाता है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुनिए, कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर 2026 में यह भी कह दिया था ट्रंप सरकार से कि ये गैर कानूनी है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ जब गैर कानूनी ही कह दिया गया, तो फिर ये टैरिफ का मुद्दा उठ ही क्यों रहा है? तो उसके पीछे बात समझिए कि राष्ट्रपति के पास एक
वो है, ये अधिकार नहीं था कि वो बिना किसी वजह के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। तो अभी क्या है, रास्ता या हम कहें कानूनी आधार तैयार किया जा रहा है, जो कि एक सेक्शन है वहां के कानून का, सेक्शन 301 पुराने व्यापार यूएस का व्यापार कानून के तहत ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई देश है, अगर वो अनुचित व्यवहार पर व्यापार करता है, जैसे कि अब इस व्यवहार को क्या कहेंगे, चीन का ये व्यवहार अनुचित है, तो ऐसे व्यवहार पर वो जांच के बाद नए टैरिफ का रास्ता खुल सकता है। मतलब ये आरोप लगा दे कि अब यहां पे चीन अनुचित व्यापार कर रहा है, ये आरोप लगा दे अमेरिका कि इसी अनुचित व्यवहार में भारत सहायता कर रहा है, यानी कि भारत भी अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे में भारत के ऊपर भी टैरिफ लग जाए और चीन के ऊपर भी लग जाए। तो ये हो सकता है अगर ये सेक्शन 301 को एक आधार बना लिया जाए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका कर सकता है। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो अब चूंकि भारत को एक प्रकार से प्रेशर देने वाली बात है कि भारत अमेरिका नए व्यापार समझौते होने वाले हैं, तो दबाव में बढ़त मिल रही है अमेरिका को। दबाव किससे आएगा? भारत पे। समझौते में ट्रांसशिपमेंट विरोधी शर्त शामिल करवाने की कोशिश हो सकती है, यानी कि जहां पे जितना सख्ती अपनाई जा सकती है चीन के उत्पादों को भारत के थ्रू अमेरिका भेजने में, उन उत्पादों में एटलीस्ट सख्ती लाई जाए, ऐसी कोशिश करेगा चीन। तो कुछ ट्रांसशिपमेंट प्रवण उत्पादों की जांच पहले से हो सकती है ज्यादा हो, यानी कि कुछ उत्पादों जैसे 10-20 सामानों की लिस्ट अमेरिका दे दिया, उसमें से कुछ सामानों की जांच ज्यादा गहन तरीके से होगी। क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैकेजिंग ही हो रही है, लेबलिंग हो रही है और सारा सामान वहीं का बन के आ रहा है, तो ऐसे सामानों पर थोड़ी सी सख्ती बरतने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए ये पूरा जो प्रोसेस है एक तरीके से ऐसा नहीं कि इलीगल है या अवैध है, सब कुछ वैध तरीके से हो रहा है। चीन से सामान यहां लाया गया, उसकी पैकेजिंग की गई, उसको मेड इन इंडिया बता के बेचा जा रहा है, क्योंकि अंतिम जो है उसमें जो भी असेंबलिंग हुई थोड़ी बहुत छोटे स्तर पर या पैकेजिंग हुई तो कर दिया गया। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करने में, जो सरकारी नियम कायदे हैं उसको फॉलो करने में पूरी चीजों को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में ही अमेरिका कह रहा है कि एक गलत चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, गलत तरीके को, सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है जो छुपा हुआ है। अब यहां पे विशेषज्ञों की जो राय है, अभिजीत दास हैं इन जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख हैं, यहां पे देखिए रिपोर्ट असली ट्रांसशिपमेंट और वास्तविक मूल्यवर्धन में फर्क नहीं कर रही। जो मैंने आपसे कहा था कि हर सामान जो चीन से आ रहा है जरूरी नहीं कि वैसा के वैसा बेचा जा रहा हो। कुछ सामानों को लेकर, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई सस्ते सामान लेकर के उनसे कोई ऐसा सामान तैयार किया जा रहा है जो और ज्यादा उसकी कीमत बढ़ाता हो, उसको लेकर के भी अगर आरोप लगेंगे तो गलत होगा। और इसी तरह सिर्फ चीन नहीं है, भारत जैसे देशों पर भी दबाव की रणनीति है। मैंने कहा कि से दबाव सिर्फ चीन पर नहीं, भारत पे ज्यादा आएगा बल्कि। और खैतान एंड कंपनी भारत पर जांच बढ़ने व्यापार समझौते में शर्तों का संकेत, कुछ ऐसे चीजें सुनने को मिली हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ताइवान है, ताइवान में मान लीजिए कि मोबाइल की चिप बन रही है, ठीक है। चीन में मोबाइल की बैटरी बन रही है, ठीक है। और कोरिया में स्क्रीन बन रही है, ठीक है। और भारत में क्या हो रहा है? असेंबली हो रही है, असेंबलिंग हो रही है ना। अब अगर भारत में ये पूरे सामान की असेंबलिंग हो रही है, तो यानी कि हम ओरिजिन क्या बोलेंगे मोबाइल का? फिर तो भारत ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह से तो चीजें अलग अलग हैं। तो ऐसे मुद्दे भी दरअसल सामने आने को देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को अभी और आगे आने वाले समय में आप सुनेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अमेरिका भारत को चीन के बैकडोर के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरा, भारत के अपने आंकड़े इस दावे को बता रहे हैं कमजोर है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि पंप का उदाहरण। और इसमें चिंता क्या है? क्या है, ईमानदार जांच है या व्यापार समझौता दबाव है? क्या सच में ऐसी कोई रिपोर्ट वाजिब है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो भारत और अमेरिका के ट्रेड होने वाला है उसको लेकर के एक दबाव है? और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से टैरिफ लगाने की जो कोशिश नाकाम हुई थी ट्रंप की, क्या वो कोशिश तो नहीं कर रहे हैं इस प्रकार के आरोप लगा के? तो यहां पे अब देखने वाली बात है कि भारत को रिपोर्ट के आधार और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने चाहिए। दूसरा, जो भारत में जो संस्थाएं है जीटीआरआई जैसे ठोस आंकड़े व्यापार पक्ष में मजबूती से रखना चाहिए, व्यापार संवाद में। और इसके साथ ही जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है उस पर स्पष्टता के लिए डब्ल्यूटीओ मंच का उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वियतनाम, कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत, 3 जगहों से सामान आता है। अमेरिका, भारत में असेंबलिंग होती है, तो ओरिजिन उसका क्या माना जाएगा? तो इन बहुत सारी चीजों के लिए डब्ल्यूटीओ मंच से इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। और घरेलू विनिर्माण क्षमता को और मजबूत करना पड़ेगा आने वाले भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो सारी बातों के बाद अब एक छोटा सा सवाल है, यूएस ट्रांसशिपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
भारत को इस रिपोर्ट में टियर 1 सबसे अधिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध ठहराया था। तीसरा, जीटीआरआई के अनुसार भारत का वैश्विक पंप कंप्रेसर निर्यात चीन से आयात से अधिक है। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और एक जरूरी जानकारी है, जरूरी जानकारी क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे दृष्टि आईएएस में जो विद्यार्थी दिल्ली आकर या नोएडा आकर क्लास नहीं कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पूरी यूपीएससी की तैयारी वही वाली हो जिसमें कि कंप्लीट जीएस तैयार किया जाए, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चाहे यूपीएससी का मेंस हो, उनके लिए खास कोर्स आया है और शुरू हो चुका है। एडमिशन उसके चालू हैं, जीएस फाउंडेशन। अब ये जीएस फाउंडेशन कोर्स क्या है? ये एक लाइव ऑनलाइन कोर्स है। लाइव ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि आप अपने शहर से ही, अपने घर से जहां आप रहते हैं, आपकी जॉब है या कॉलेज है, वहां से कोर्स कर सकते हैं। और उसके लिए एक ऐप का इंस्टॉल करना पड़ेगा, दृष्टि लर्निंग ऐप। अब ये दृष्टि लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें आपको आईएसजीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा और 3 साल तक इसकी क्लासेस मिलेंगी। जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे और इसके साथ ही आंसर राइटिंग की सुविधा मिलेगी। 500 आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं और इसके साथ ही एक एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। 3 साल तक का करंट अफेयर और करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी और 3 साल तक आप जितनी बार चाहें क्लास को देखें। और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लें, 87501 फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।